कैसे हो आप सभी लोग? बढ़िया, मस्त। हाँ, तो कल अपन शायद स्प्रिंग तक का वो काटने वाला सिस्टम देख लिया था ना। अभी एक चीज़ और है स्प्रिंग के अंदर, वो लास्ट एक छोटी सी चीज़ बची हुई है, उसके बाद में हम सूडो फोर्स स्टार्ट करने जा रहे हैं। ठीक है, और वो है बेटा स्प्रिंग को काटने पर उसके स्प्रिंग जो कोफिशिएंट होता है ना, स्प्रिंग कांस्टेंट बोलते हैं उसे, के बोलते हैं, है ना, वो के कैसे चेंज होता है। जैसे मैं तेरे को बताऊं, ये एक स्प्रिंग है, ठीक है बेटा, और इसका स्प्रिंग कांस्टेंट कितना है, के, और अभी इसकी लेंथ कितनी है, एक्स लेंथ है। कितनी लेंथ है, एक्स लेंथ है। और अगर मैं इस स्प्रिंग को काट के 2 हिस्सों में बांट दूं, या हो सकता है 3 हिस्सों में बांट दूं, या हो सकता है काट के 4 हिस्सों में, कितने में बांट सकता हूं, तो वो कैसे होगा। तो जैसे मान लेता हूं मैं अभी के लिए 2 हिस्सों में बांट रहा हूं उसको। पहला वो हिस्सा जिसकी लेंथ कितनी रहेगी बेटा, x1, मैं इसको L ले लेता हूं, नेचुरल लेंथ है ना, ज़्यादा अच्छा रहेगा। और ये कौन सा हो गया, L1, और दूसरा हिस्सा है वो कितना हो गया बेटा, L2, ठीक है ना। अब ध्यान दीजिए, इसका स्प्रिंग कांस्टेंट नया वाला आएगा K1 और इसका K2, इन दोनों को मिला दूंगा तो क्या बनता है, K। इसका मतलब K1 प्लस K2 बराबर K होना चाहिए, नहीं होना चाहिए, नहीं होना चाहिए। तो आपने पढ़ा नहीं है कि जैसे 2 रेजिस्टर है बेटा, है ना, प्रतिरोध, अगर उनको सीरीज में जोड़ा गया तब तो R और R मिलकर 2R हो जाते हैं, लेकिन जब उनको पैरेलल में जोड़ा गया है तो क्या हो जाते हैं, मतलब R1 R2 आधा हो जाता है, आधा हो जाता है। अच्छा, वैसा ही सिस्टम यहाँ पर है कि ये जो कॉम्बिनेशन है ना, वो रेजिस्टेंस का पैरेलल वाला बनेगा। इसका मतलब है कि जो K इक्विवेलेंट आएगा वो कितना आएगा, K1 K2 डिवाइड बाई K1 प्लस K2, या मैं ज़्यादा अच्छे से लिख दूँ 1/K, जो ये वाला K है इसको मैं K इक्विवेलेंट का नाम दे दूँ एक बार के लिए, 1/K इक्विवेलेंट इज इक्वल टू K1 प्लस 1/K2। या अपन और हिस्से करेंगे तो वैसे आ जाएगा, क्या दिक्कत है, लेकिन वो आएगा कितना, समस्या ये है कि आएगा कितना। तो चलो मैं एक काम करता हूँ, अरे क्या कर रहा है बेटा, मैं क्या करता हूँ, इसके ऊपर एक फोर्स लगाता हूँ, ठीक है ना, फोर्स लगाया F, और उससे क्या होगा, इसके अंदर खिंचाव आएगा, वो खिंचाव कितना आया, X, तो फोर्स कितना हो गया, F इक्वल टू KX। अरे हुआ कि नहीं हुआ, चलो कोई नहीं, अपन को भी इसके ऊपर भी वो सेम फोर्स लगाना है। अब आप बोलोगे सर सेम फोर्स क्यों लगाना है, फोर्स सेम क्यों लगाना है, वो इसलिए लगाना है, आप ये सोचो अगर मैंने इन दोनों को जोड़ दिया और ये बना दिया, ये जोड़ दिया और ये बना दिया, तो फोर्स तो हर जगह कितना रहेगा, सेम रहेगा ना। इसके अंदर कितना रहेगा, यहाँ पर कितना है, वही है F F F, हर जगह कितना F। वैसे ही अगर इन दोनों को जोड़ के वापस यहाँ रख रहा हूँ तो इसके हर पॉइंट पर कितना आएगा F, यानी इसके ऊपर भी फोर्स F लगा रहा हूँ और इसके भी F लगा रहा हूँ। तो पहली स्प्रिंग के ऊपर कितना आएगा बेटा, F कितना आएगा, K1 X1, और दूसरी पर K2 X2। कुछ नहीं करना है आपको, कुछ भी नहीं करना है। अच्छा, ये खिंचाव है, ये क्या है बेटा, खिंचाव के माध्यम से अपन निकालना चाह रहे हैं। लेकिन एक बात अपन जानते हैं कि x इक्वल टू कितना आएगा, x1 प्लस, देखो जरा इन दोनों को यहाँ जोड़ देंगे तो थोड़ा सा खिंचाव इसका, थोड़ा सा खिंचाव इसका, यही तो बात हुई। अरे नहीं समझ आई क्या, हाँ ये समझ आ गई। तो इसका मतलब सर फोर्स तो सब में सेम ही है ना, तीनों में, किसमें, एक तो पूरी में, एक आधी आधी इसमें, आधी नहीं हुई तो कोई और लेंथ हो गई होगी। तो वो कितना आएगा बोलो सर, Kx इक्वल टू आएगा K1 X1 इक्वल टू K2। अच्छा सर, मुझे जब K1 निकालना होगा तो क्या करूँगा, Kx डिवाइड बाई X1, जरा निकाल लेते हैं। तो K1 की वैल्यू कितनी आई बेटा, Kx अपॉन में X1। अच्छा सर, K2 की वैल्यू Kx अपॉन X2। अब मैं बोल रहा हूँ ये दोनों किसमें, पैरेलल में हो गए, रेजिस्टेंस वाला पैरेलल हो गया, वैसे इसको सीरीज कॉम्बिनेशन बोलते हैं। स्प्रिंग का कौन सा कॉम्बिनेशन है, सीरीज कॉम्बिनेशन है, ठीक है। ओसिलेशन पढ़ेंगे ना, उसमें बहुत ज़्यादा काम आएगा अपने को। तो बताओ K इक्विवेलेंट निकाले तो K1 K2 डिवाइड बाई K1 प्लस K2 करना पड़ेगा, और वो किसके इक्वल आना चाहिए अपने हिसाब से, वो K के बराबर ही आना चाहिए। करके देख लेते हैं, रखो Kx अपॉन में N2, Kx अपॉन में अपॉन, अच्छा जरा ध्यान दो थोड़ा, कितना आ रहा है देखो, x1 x2 एलसीएम आएगा और यहाँ से यहाँ कैंसिल आउट हो जाएगा, ये ऊपर कितना बचेगा, k स्क्वायर x स्क्वायर, बचा कि नहीं बचा। यहाँ ध्यान से देखो, एक k कॉमन आ रहा है, k कॉमन आ रहा है, x x2
एक्स एक्स टू एक्स एक्स वन, के एक्स ही बाहर आ गया, आप तो बोल रहे हो ना एक्स ही बाहर आ गया, और ये के अंदर कितना बच गया एक्स वन प्लस एक्स टू, और एक्स वन प्लस एक्स टू खुद एक्स के बराबर है, तो एक्स स्क्वायर बनेगा, एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर गया, के स्क्वायर से के गया, क्या आ गया, वही कर रहा हूँ ना। वापस अगर मैं जोड़ेंगे तो इनका जो इक्विवेलेंट स्प्रिंग कांस्टेंट है वो वापस कितना आना चाहिए, के आना चाहिए, जो कि आ भी रहा है। हो गया काम, आप चाहो तो इसको नोट कर सकते हो। एक दूसरा कॉम्बिनेशन था पैरेलल कॉम्बिनेशन, ठीक है ना। जैसे मान लो कि ऐसे है, एक स्प्रिंग यहाँ जुड़ी हुई है और दूसरी स्प्रिंग यहाँ जुड़ी हुई है, ठीक है ना। अभी दोनों नेचुरल लेंथ में, इसका स्प्रिंग कांस्टेंट है K1 और इसका स्प्रिंग कांस्टेंट K2 है, इसको पैरेलल बोलते हैं। तो अगर मैं यहाँ इसके ऊपर फोर्स लगा रहा हूँ तो बताओ दोनों स्प्रिंग में फोर्स कितना आएगा सर। इसके अंदर जैसे मान लो x1 ले गए तो इसके अंदर कितना आएगा K1 x1, इसके अंदर आएगा K2 x1, मतलब x, अरे हम इसको x बढ़ा दिए ना, तो दोनों के अंदर इलोंगेशन कितना हुआ स्प्रिंग में x1 नहीं x ले लेता हूँ, तो इसका पहले वाले का कितना आएगा K1x, दूसरे वाले कितना आएगा K2x, ये तो दोनों का, लेकिन ये दोनों इधर इधर लगेंगे तो दोनों का जोड़ इसके बराबर आना चाहिए, योग। तो बताओ F नेट कितना आ जाएगा K1 प्लस K2 इंटू एक्स, और इन दोनों स्प्रिंग का स्प्रिंग कांस्टेंट कितना आ गया है K1 प्लस K2। तो पैरेलल वाले में कितना बनता है K1 प्लस K2, और सीरीज वाले में 1 अपॉन K इक्विवेलेंट इज इक्वल टू 1 अपॉन K1 प्लस 1 अपॉन K2 बनता है, 1 अपॉन K3, ऐसा आता ही जाएगा वो, उसमें कोई इश्यू नहीं है। ठीक है, फटाफट नोट कर लो इसको, फिर अपना इंपॉर्टेंट एंड लास्ट टॉपिक स्टार्ट करते हैं इस चैप्टर का। कर ले वो खुद ही, पूछ लेना बाद में। चलो एक छोटा सा क्वेश्चन लिख लेते हैं ताकि आपको थोड़ा आइडिया हो जाए इसके बारे में क्या है। देखो बेटा, एक स्प्रिंग है एंड अच्छा और उसकी स्प्रिंग लेंथ है टोटल L, ठीक है। उसका स्प्रिंग कांस्टेंट है K, ओके। इतना वैसे क्यों दिखा रहा हूं मैं, K ही दिखा दूं सिंपल। चलो हो गया। अब हमने इसके दो टुकड़े करे, खड़क, एक ही बार चलाऊंगा, 2 बार नहीं चलाऊंगा, समझ गया। 2 टुकड़े करने के लिए 3 टुकड़े हो जाएंगे। हाँ, तो एक बार चलाया तो पहला जो टुकड़ा आया वो L/4 लेंथ का आया, दूसरा जो टुकड़ा आया वो 3L/4 का आया, ठीक है। समझ रहे हैं बात को। तो इन दोनों का स्प्रिंग कांस्टेंट नया नया आएगा, वो क्या होगा बताओ। अच्छा बताओ कितना आएगा। अभी अभी मैंने बताया KL बट्टा डिवाइडेड बाई, तो K1 इंटू में L/4 इज इक्वल टू KL। ओ, इन दोनों का मल्टीप्लाई इन दोनों के मल्टीप्लाई के बराबर कर दीजिए, K1 आ जाएगा। K1 कितना आया 4K, और पक्का यही आएगा, चाहे करके देख लो। अब इन दोनों का आप वो कैसे कर सकते हो, प्रूव कर सकते हो, करके देखो। K1 K2 डिवाइड बाई K1 प्लस K2, इन दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा 16K² डिवाइड बाई 3, एंड इन दोनों का सम कितना आएगा 16K डिवाइड बाई, अरे यार बोल 16/K करके K वही कर रहा हूँ, आंसर हमेशा K ही आएगा। वापस से करेंगे ना, अगर हमने इन दोनों को से वापस स्प्रिंग बना दी तो इसका स्प्रिंग कांस्टेंट कितना आएगा। अच्छा लिखा नहीं क्या, K2 इंटू में 3L/4 इक्वल टू KL, तो K2 इक्वल टू कितना आएगा बेटा 4K डिवाइड बाई 3। अरे बोलो, नॉर्मल क्वेश्चन था, ठीक है लिख लो फिर। किसी में भी नहीं छोड़ने बेटा। अब मैथ वाले तूने PNC और बाइनोमियल जो चल रही है वही करो, उसके लग जाए एक बार तू देख। अभी जो संडे को टेस्ट आ रहा है ना, बहुत अच्छा जाएगा तेरे फिर, क्योंकि ये दोनों चैप्टर ऐसे हैं जो क्वेश्चन हल करवा देते तेरे से। अब हो रहा तो आएगा ही,
बाइनोमियल चलो नहीं देता हूँ, ठीक है। ठीक है, उसको भी दे देंगे 2-4 क्वेश्चन। और पीछे का बहुत है ना, इसलिए चलो बेटा तुम। अब जो ये बच्चे 11वीं ज्वाइन करेंगे ना, उनको मैं मैथ भी पढ़ाऊँगा, मतलब रिकॉर्ड करूँगा मैथ क्लास, और एकदम बेसिक से। पहले थोड़े दिन बेसिक चलेगा तेरे लिए बेटा वो। अच्छा, चैनल के लिए अच्छा हो जाएगा क्या? देखते हैं चैनल के अच्छा होगा कि नहीं होगा, बट करेंगे स्टार्ट। लिख लो शूडो फोर्स, हिंदी में बोलते हैं। इसलिए तो धोखा है, वही कह रहा हूँ ना, स्टार्टिंग में ही धोखा है यहाँ तो। ये साइलेंट रहता है। अरे कई स्पेलिंग होती है ना, जैसे अब बोल, इसको क्या बोलेगा? अच्छा, कनाइफ क्यों नहीं बोलते? कनाइफ क्यों नहीं बोलते? कैसे शुरू हो रहा है? पी साइलेंट रहता है। इतनी इंग्लिश हमें नहीं आती है कि हम बता पाए कि कहाँ साइलेंट रहेगा और कहाँ नहीं रहेगा। वो नहीं पता अभी मुझे, वो इंग्लिश के अध्यापक से पूछना पड़ेगा। अरे भाई सूडो ही है, अलग से पी सूडो नहीं है। हाँ, तो सबसे पहले क्या होती है बेटा, एक स्टोरी देखते हैं ना, ताकि तुमको वो चीज समझ में आए कि अपन को इसकी जरूरत है, क्यों पढ़ रही है, ठीक है ना। फिर इसके लिए 2-4 पॉइंट है वो लिख लेंगे, लेकिन पहले एक काम की बात देखते हैं, सीधा बैठ जाओ ताकि समझ में आए चीज। देखो बेटा, एक लिफ्ट है, वहीं से शुरुआत करते हैं। लिफ्ट छोटी है, ना बड़ी करते हैं लिफ्ट को। ये लो, शीशे लगवा दूं मस्त बनाने के लिए, है ताकि दिखता रहे अंदर क्या हो रहा है। हाँ, अरे सुन ले मेरे लाल पीले नीले। हाँ, तो देखो ये लिफ्ट जो ऊपर की ओर जा रही है, कितने से? ए एक्सेलरेशन से, ए एक्सेलरेशन से, त्वरण से जा रही है। और इसके अंदर खड़ा है एक आदमी, कौन? और वो एक मशीन पर खड़ा है। किस पर? वेइंग मशीन, जो वजन नापती है अपना, है ना, वेट मशीन बोलते हैं इसे। और इसके ऊपर ये आदमी खड़ा मस्त, ठीक है। और यहां पर इसका वेट देखने के लिए लंबू खड़ा है। ओके, सीधा बैठ सकते हैं। इसका मास कितना है? m। तो एक आदमी तो ये हो गया अंदर बैठा हुआ, है ना, इसका नाम देता हूं मैं ऑब्जर्वर 2, ठीक है ना। सर 2 क्यों दिया? क्योंकि एक ऑब्जर्वर है, वो कहां पर है? जमीन पर है, ओवन। तो पहले ये देख लेते हैं कि ओवन कहना क्या चाहता है। देखो दोनों ये कहेंगे कि ये इसकी जो भी रीडिंग होगी वो क्या होगी? नॉर्मल रिएक्शन कितना लग रहा है वही क्या होगी? मशीन की रीडिंग हो जाएगी। तो सर पहले नॉर्मल रिएक्शन को ही कैलकुलेट कर लेते हैं। कर लो सर। तो किसकी माने सबसे पहले, किसकी बात सुने? ओवन की, यानी जो बाहर बैठा हुआ है, जो लिफ्ट के अंदर नहीं है। अच्छा, तो ओवन के हिसाब से इसका एफबीडी बनाओ इस आदमी का। ध्यान से बनाते हैं, ध्यान से बनाते हैं। एक क्या लग रहा है? mg और नॉर्मल, बहुत बढ़िया, बहुत सुंदर। ए, और ये बोलेगा सर कि ये तो ए एक्सेलरेशन से अरे जा रहा ना, ये बोलेगा ना, ये पक्का बोलेगा। ये बोलेगा कि ए एक्सेलरेशन से ऊपर की ओर भी जा रहा है। अच्छा, जाने तो कोई दिक्कत नहीं। तो इसका एफ नेट इक्वल टू एम ए वाला इक्वेशन लिखो। नेट फोर्स किधर होना चाहिए? ऊपर की ओर। ऐसा लग रहा है मार ही दोगे। हाँ ठीक है, आता है तुमको, समझ गया आता है। इस हिसाब से जो रीडिंग आई यानी नॉर्मल आया वो कितना आया? mg प्लस ma, ये आया ना। अच्छा, अब दूसरे की सुनते हैं। अभी एक की सुनी, दूसरे वाले की सुने, उसकी भी सुननी पड़ेगी भाई। अच्छा, उसके रेस्पेक्ट में बनाओ। वो क्या बोलेगा? एक तो लग रहा है, एक क्या लग रहा है? बस, क्योंकि उसके रेस्पेक्ट में तो कोई एक्सेलरेशन नहीं है, रुका हुआ ही है ना, तो एक्सेलरेशन नहीं है। अब यहां पर अगर एक्सेलरेशन नहीं है तो क्या बोलेगा? एफ नेट इक्वल टू 0, यानी एन बराबर,
अरे भाई साहब, एक जना बोल रहा है कि आंसर आना चाहिए ये, और दूसरा बोल रहा है कि आंसर आना चाहिए ये। और मजे की बात ये है, जब देखा गया कि आंसर क्या आता है तो आंसर आया ये। हाँ, यानी वो लिफ्ट में खड़ा खड़ा आदमी झूठा हो गया साबित, और वो बाहर बैठा बैठा भी क्या हो गया, सही हो गया। इसी का नाम क्या है, शूडो फोर्स है। सर अब नाम को इंट्रोड्यूस करने की बारी, ठीक है ना। देखिए अब नाम को इंट्रोड्यूस करूंगा मैं। यहां क्या चल रही है बेटा, गड़बड़ चल रही है ना। नॉर्मल दोनों ही केस में सेम आना चाहिए था। इसका मतलब या तो न्यूटन हमें कुछ गलत बता के चला गया, या तो हमें न्यूटन कुछ गलत बता के चला गया कि भाई अभी तक तुमने जो करवाए हमसे पुली वगैरह इतना कुछ करवाया, यहाँ तो फेल हो रहा तुम्हारा न्यूटन, ऐसे कैसे। तो यहाँ मामला आता है किसका, फ्रेम का। किसका, अब फ्रेम यहाँ से दो टाइप की होती है। एक होती है इनर्शियल फ्रेम, कौन सी बेटा, इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस, है ना। इसको बोलते हैं जड़त्वीय फ्रेम हिंदी में, या जड़त्वीय निर्देश तंत्र, एक ही बात है। या तो फ्रेम बोल दो या जड़त्वीय निर्देश तंत्र। इसके अंदर ऐसा है बेटा कि जो ऑब्जर्वर होता है, जो देखने वाला है, उसका एक्सेलरेशन कितना होना चाहिए, 0। यानी न्यूटन के नियम सभी के सभी वैलिड होंगे। किस फ्रेम में, इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस में। यानी इनर्शियल फ्रेम में न्यूटन के नियम आराम से लगेंगे। और वो फ्रेम कौन सी होगी, जिनका एक्सेलरेशन 0 होगा। अरे नहीं समझाई क्या। तो जैसे ये ओवन है, वो ओवन कौन सी फ्रेम में है, इनर्शियल में हो गए, यानी ये जड़त्वीय निर्देश तंत्र में है। दूसरी बात, एक होता है नॉन इनर्शियल, उसे क्या बोलते हैं बेटा, जड़त्वीय निर्देश तंत्र कह दो या फ्रेम कह दो, एक ही बात है, ठीक है। ध्यान से समझे, ये क्या चीज है, जहां न्यूटन के नियम वैलिड नहीं है तो उनको वैलिड कराएंगे, ठीक है ना। यानी जिनका एक्सेलरेशन क्या है बेटा, नॉट इक्वल टू 0 है। किसका एक्सेलरेशन, फ्रेम का। पहले बता रहा हूं किसका, फ्रेम का। इस वाले के अंदर ये ओवन खुद फ्रेम है, ठीक है ना। वो ग्राउंड पर है, वो अलग बात है। लेकिन यहां पर ये O2 है, वो खुद फ्रेम है। और उस खुद के पास एक्सेलरेशन है कि नहीं है, O2 के पास है। और अरे है ना भाई, O2 के पास एक्सेलरेशन है, वो ऐसे ऊपर जा रहा है O2, इसीलिए वो गड़बड़ी होगी। क्या गड़बड़ी होगी बेटा, कि ये बोलता है कि अगर तुमको न्यूटन्स के लॉ वैलिड करने हैं तो एक एक्स्ट्रा फोर्स ऐड करो, उसका नाम क्या है, शूडो फोर्स, ठीक है ना। क्या नाम है उसका, शूडो फोर्स। अच्छा शूडो फोर्स तो ठीक है सर, लेकिन लगेगा कितना। दो सवाल आते हैं कि अपन को क्या करना है, अब एक छदंबर लगाना है, शूडो फोर्स ऐड करना है। शूडो फोर्स ऐड करो, पहली बात तो कर दो ऐड, लेकिन वो होगा कितना, वो होगा बेटा ma। कितना होगा, कितना होगा, ma। ये m जो है वो होगा ऑब्जेक्ट का खुद का मास। जैसे ये बच्चा था ना, इस बच्चे का खुद का मास आएगा। किसका मास आएगा बेटा, हाँ, तो मैं लिख दूं ऑब्जेक्ट का मास, मास ऑफ बच्चा लिख दूं, समझा। और ये एक्सेलरेशन किसका है, ये फ्रेम का है। किसका है ये, एक्सेलरेशन ऑफ फ्रेम। अभी नहीं ना, ये O2 खुद है भाई। लिफ्ट को फ्रेम मान सकते हो जब तुम उसके अंदर ही बैठे हो। जब यहां बैठे हो तो क्या लिफ्ट हो जाएगी क्या फ्रेम, नहीं। बस यही तो बात है, उस खुद को क्या मानना है, फ्रेम मानना है। अब छोड़ दीजिए चर्चाएं, आप तो ये मान लीजिए जहां से जिसको देखा जा रहा है, अगर जिससे देखा जा रहा है उसके पास एक्सेलरेशन है तो हमें एक सूडो फोर्स लगाना है, ठीक है ना। और उस सूडो फोर्स की डायरेक्शन क्या होगी, अपोजिट होगी। जो खुद का एक्सेलरेशन है उसके अपोजिट होगी। जैसे O2 किधर जा रहा है भैया, ऊपर की ओर, तो हमें एक सूडो फोर्स लगाना पड़ेगा किधर की ओर, नीचे की ओर। मास होगा खुद का ऑब्जेक्ट का, एक्सेलरेशन होगा किसी और का, एक्सेलरेशन होगा किसी। अरे तुमको बात पल्ले नहीं पड़ रही है क्या,
ठीक है ना। अब इतना नोट करो, मेरे को एक दिमाग में बहुत तगड़ा सा एग्जाम्पल आ रहा है, क्योंकि बच्चे गलती समझने में ये कर देते हैं कि लगाना कब है। मैं फिर बोल देता हूँ, शूडो फोर्स तब लगेगा जिस दिन तुम्हारा फ्रेम किस में हुआ, एक्सेलरेशन में हुआ। यानी फ्रेम कैसा बनेगा, नॉन इनर्शियल फ्रेम बनेगा। बात समझ आ गई ना। तो सबसे पहले ये दोनों कहानी लिखो, ये दोनों कहानी लिखो, ये लिखो, स्टार्ट यहीं से करोगे, पहले ये फिर ये, फिर यहाँ लिख देना शूडो फोर्स ऐड करना पड़ेगा। फिर वो ऐड वैल्यू कितनी आएगी, इतनी होगी। डायरेक्शन क्या हो जाएगी, यहाँ डायरेक्शन के बारे में और लिख देना, डायरेक्शन दिशा, और वो दिशा कैसी रहेगी, ए के अपोजिट, यानी फ्रेम के एक्सेलरेशन के अपोजिट डायरेक्शन में। हाँ, अब ध्यान से सुनिए मेरी बात को। तो शूडो फोर्स कब कब लगेगा बेटा, तब लगेगा जब फ्रेम कैसी रहेगी, एक्सेलरेटेड रहेगी, त्वरित रहेगी। तो अपने को क्या करना है, एक अपोजिट डायरेक्शन में एक एक्स्ट्रा फोर्स ऐड कर देना है। इसका मतलब कब कब ऐड करोगे, चाहे बॉडी रेस्ट में रहे, चाहे बॉडी मोशन में रहे, चाहे बाएं जाए, चाहे दाएं जाए, चाहे नहीं जाए, कुछ भी रहे, लेकिन अगर देखने वाले के पास एक्सेलरेशन है, उस दिन तुम क्या कर दोगे, उसकी अपोजिट डायरेक्शन में एम ए लगा दोगे। ए तुम्हारा होगा, एम उसका होगा, ए तुम्हारा होगा, एम उसका होगा। नहीं होगी, डांग मेरी होगी, जगह उसकी होगी। गाने वाने नहीं सुनते क्या, पता नहीं, एक गाना था, बड़ा अजीब सा गाना था। अच्छा अच्छा अच्छा, वही तो पूरा लिखा है नहीं मैंने। ये क्या हो गया बेटा, एम जी प्लस एम ए करना पड़ेगा। ये एम ए ही क्या है बेटा, शूडो फोर्स है, ठीक है। ये जो एम ए ऐड किया है ना हमने अपोजिट डायरेक्शन में, वही क्या है, शूडो फोर्स है। इसके अंदर ही ऐड करना है, इसके एफबीडी में, समझ गया। एक्सेलरेशन तो अभी भी नहीं है, क्योंकि उसके रेस्पेक्ट में एक्सेलरेशन तो नहीं है, लेकिन एक शूडो फोर्स एक्स्ट्रा ऐड करना ही करना है। अगर हाँ बोल, नहीं, फ्रेम के पास, देखने के वाले के पास, निहारने वाले के पास, समझ गया मेरी बात को, देखने वाले के पास होनी चाहिए। देखने वालों ने क्या क्या नहीं देखा होगा। अब मेरा दावा है कि अभी तक शूडो फोर्स नहीं देखा होगा, नहीं देखा था ना, हाँ अब देख लो। क्या तू ना क्यों कर रहा है, तूने तो देखा है, तूने भी नहीं देखा क्या, हाँ सिर्फ नाम देखा है। ऐसा लगता है ना क्यों कर रहा है, ये भी ना कर रहा है भाई, तू ना क्यों कर रहा है। हाँ हाँ चलो चलो, क्या ऐसा क्या देख लिया था। चलो चलो चलो, एक क्वेश्चन, अरे रुको रुको रुको, एक नॉर्मल सा क्वेश्चन। यही लिफ्ट है बेटा, ठीक है ना, और ये मशीन है, मशीन पे एक आदमी खड़ा हुआ है, ठीक है ना। अब बताओ, अगर लिफ्ट ए एक्सेलरेशन से ऊपर की ओर जा रही है, तो नॉर्मल डायरेक्शन कितना आएगा, एम जी प्लस, इसका मास एम ए, एम जी प्लस एम ए। और अगर यही लिफ्ट है, ठीक है ना, यही मशीन है, यही आदमी है, लेकिन लिफ्ट नीचे की ओर कितने से जा रही है, ए से, इस बार नॉर्मल कितना आएगा, कैसे आया मैं समझा देता हूँ, ये तो पहले समझा रहा है। अच्छा अच्छा देखो जरा, ये है, ये क्या लग रहा है, एम जी, एक क्या लगेगा, नॉर्मल। ये जो किधर जा रहा है, नीचे की ओर जा रहा है ना, अपोजिट डायरेक्शन में लगा दे शूडो फोर्स। अब क्या होगा, दोनों ऊपर वाले यानी एन प्लस एम ए मिलके क्या इसके बराबर होगी, एम जी के। तो एन बराबर क्या हो जाएगा बेटा, एम जी माइनस एम ए। मैं बोल रहा हूं कि इस ए की वैल्यू, मिनिमम वैल्यू क्या होनी चाहिए, जिससे ये बच्चा सतह से संपर्क छोड़ दे, जी। देखो जरा, एम जी माइनस ए की वैल्यू कितनी चाहिए, जी। तुम जरा कॉमन ले लो एम, तो क्या बनेगा, जी माइनस ए। नहीं समझ आई बात, जिस दिन तुम्हारा ए जी के बराबर हो जाएगा, ये बच्चा सतह से संपर्क छोड़ देगा। लेकिन अगर ये ए ज्यादा हो गया तो नॉर्मल नेगेटिव नहीं आने वाला है, पहले बता दो, नॉर्मल जीरो ही हो जाएगा। उसके बाद तुम सोचो कि नॉर्मल नेगेटिव हो जाएगा, नहीं, बच्चा संपर्क छोड़ चुका है, उसके बाद जीरो ही रहेगा वो, और हवा में आ जाएगा वो। मैंने वही वाला सवाल जो रिलेटिव में किया था हमने, कि अब क्या है, लिफ्ट ज्यादा तेजी से नीचे जा रही है, उसका एक्सेलरेशन जी से भी ज्यादा हो गया, तो बच्चा तो जी से ही आएगा फ्री फॉल करते हुए, दोनों के बीच का गैप बढ़ेगा। हाँ, लेकिन दोनों ही नीचे आ रहे हैं, बच्चा जी से और लिफ्ट जी से ज्यादा, जी से ज्यादा कितना भी हो सकता है, 1.5 जी, 2 जी, 3 जी, कितना भी हो सकता है, 4 जी, 5 जी।
अरे समझ गए क्या? हाँ, ये मामला समझ आया? अच्छा 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 अच्छा, एक सवाल और, एक सवाल और, एक सवाल और, एक सवाल और। यहाँ पर एक ब्लॉक M रखा हुआ है और ये लिफ्ट है, इसके अंदर ये ऑब्जर्वर है और ये लिफ्ट कितने से जा रही है ऊपर की ओर? A से जा रही है। अब बताओ क्या इसके ऊपर शूडो फोर्स लगेगा इससे देखने पर? ये ग्राउंड पर है, रेस्ट में आराम से मस्त, पक्का लगेगा। जब अपन इससे देखेंगे ना तो इसके ऊपर पक्का शूडो फोर्स लगेगा ही लगेगा। सर एक बार इसका एफबीडी बनवा दो फिर, ताकि मामला ही क्लियर हो जाए कि कब लगेगा और कब नहीं लगेगा। मैं करवा देता हूँ ना बेटा क्लियर, क्या दिक्कत है? अब हमें किसके रिस्पेक्ट में बनाना है? इस लिफ्ट के रिस्पेक्ट में बनाना ना। लिफ्ट कितने से जा रही है ऊपर? ए से। इसका मतलब ये ब्लॉक ए से नीचे जा रहा है इसके रिस्पेक्ट में। अरे यार इनको बात ही समझ नहीं आ रही। अरे जा रहा है ना। अच्छा अच्छा, और क्या लग रहा है? नॉर्मल और एक, अच्छा सर यही है क्या? एक शूडो फोर्स भी है कि नहीं है? है। और वो कितना है बेटा? एम ए है। अब कुछ नहीं करना, अब कुछ नहीं करना। एफ नेट इक्वल टू एम ए। एफ नेट किधर है? नीचे की ओर। एम जी प्लस एम ए माइनस एन एम ए। अच्छा देखना, एम ए से एम ए गया, एन बराबर क्या आ गया? और वो एम ए बराबर एन बराबर एम जी आना चाहिए था, क्योंकि अगर मैं यहाँ पर मशीन रख दूँ तो उसकी रीडिंग क्या आएगी? एम ही आनी है ना। वो चाहे यहाँ से देखो चाहे तुम यहाँ से देखो, लेकिन डायग्राम में वो फर्क आ जाएगा बेटा। यहाँ कौन सी फ्रेम बन गई है? नॉन इनर्शियल। ये कौन सी फ्रेम है? नॉन इनर्शियल। समझ गए? इसकी वजह से हमने एक एम ए दिखाया। ये है अपना कौन? ये हमारा शूडो हो गया। सर ये एम जी लगना ही था, एन लगना ही था। सर ये ए नीचे की ओर क्यों दिखाया आपने? क्योंकि ये इसके रेस्पेक्ट में बना रहे ना, इसके रेस्पेक्ट में तो ये नीचे की ओर ही जा रहा है। ए सब कुछ दिखा दिया, इसके रिस्पेक्ट में डायग्राम बना है तो एकदम सही बना अपना, क्योंकि आंसर n इक्वल टू एम जी ही आना था। वैलिड हो गए न्यूटन के नियम? पक्का वैलिड हो गए। हमने बचा दिया न्यूटन को फेल होने से। अरे ठीक है ना, इसको नोट करना चाहते हो क्या? कर लो, ये अच्छा है, क्योंकि हमेशा यही सिखाया जाता है कि यहाँ ऑब्जर्वर होता है, यहाँ ऑब्जेक्ट होता है ना? उल्टा भी सीखो भाई, सीधा बैठ बैठे। अरे यार दादाजी को टाइम बहुत लगता है। अब बस ऐसे हल्के क्वेश्चन तो और क्या ही कराऊँ, थोड़ा ठीक ठाक से क्वेश्चन करवा लूँ। हाँ सर, एक छोटा सा और क्वेश्चन करते हैं नॉर्मल से, फिर अपन आगे की ओर बढ़ेंगे ना, मजा आएगा। देखो जरा ध्यान से, क्वेश्चन ये बेटा कि ये एक बस है, ठीक है? ओके, और इसके अंदर एक पेंडुलम लटक रहा है और ये जो बस है वो ए एक्सेलरेशन से आगे की ओर जा रही है, और इसके अंदर का जो पेंडुलम वो सीधा होना चाहिए था, वो सीधा नहीं है, वो अभी ऐसा है। तो बताना है ये एंगल थीटा की वैल्यू कितनी है? बस इतना ही दिया हुआ है। मास एम मान सकते हो तुम पेंडुलम का, कोई बड़ा इश्यू नहीं है। बताओ बेटा क्या आएगा? 45। गलत जवाब। 45 तब आएगा जब ए जी के बराबर हो जाएगा। मैंने तो नहीं दिया, मैंने तो ए दिया है, तो आपका आंसर ए और जी के टर्म्स में आना चाहिए। तो जरा देख लीजिए सॉल्यूशन क्या होगा बेटा। आपको क्या करना है, इस बस के रेस्पेक्ट में जब डायग्राम बनाएंगे तो उसके रेस्पेक्ट में कोई चीज है क्या? बस के रेस्पेक्ट में तो रेस्ट में है ना। अच्छा रेस्ट में बना दो, रेस्ट में, ये रेस्ट में, और इधर क्या लग रहा है? टी, और ये वाला एंगल वो थीटा, तो ये भी थीटा। अरे ध्यान से देख ले बेटा, ये थीटा हुआ कि नहीं हुआ? इसके घटक ले लो, और एक चीज और लग रही है, एक चीज और भी लग रही है, शूडो फोर्स। क्यों? क्योंकि शूडो फोर्स क्यों? क्योंकि इस बस के पास क्या है? एक्सेलरेशन, इसलिए क्या लगाना पड़ेगा? शूडो फोर्स। किस डायरेक्शन में? लेकिन आएगा कितना? एम ए। अच्छा अब तो अब बस के रेस्पेक्ट में तो ये रेस्ट में ही है, यानी इसके बराबर ये, इसके बराबर
ये, तो इसका मतलब क्या हुआ, टी साइन थीटा बराबर एम ए और टी कोस थीटा बराबर खड़ाक भाग दे दिया, टी से टी गया टेन थीटा इक्वल, तो थीटा इज इक्वल टू, यही आपका आंसर है। जल्दी नोट करो, एक और क्वेश्चन करते हैं। मिटा रहा हूँ बेटा मैं। ये थीटा है, ठीक है ना। इसको मुझे बताओ कि मैं इसको कितने एक्सेलरेशन से इधर बढ़ाऊं कि ये इसके रिस्पेक्ट में किस में रहे, रेस्ट में रहे, है ना। तो फाइंड द वैल्यू ऑफ ए, ये आपका जो इंक्लाइन प्लेन है वो रुका हुआ नहीं रहेगा, भागेगा, ठीक है ना। फाइंड द वैल्यू ऑफ ए सो दैट block remains in rest with respect to plane। कौन सा प्लेन, इंक्लाइन प्लेन। ध्यान दीजिए यहां पर जो ये ब्लॉक है वो रेस्ट में, इसी के रेस्पेक्ट में रहेगा, ग्राउंड के रेस्पेक्ट में, रेस्ट में नहीं है, ग्राउंड के रेस्पेक्ट में, तो वो ए से ही आगे जा रहा है। अरे बात समझ आई क्या। अब कैसे करेंगे इसको, सर इसको अपन इंक्लाइन प्लेन के रेस्पेक्ट में ही सोल्व कर लेते हैं, यानी मैं अंदर ही बैठ जाऊं कुल मिलाकर। जैसे ही अंदर बैठा तो इस फ्रेम के पास एक्सेलरेशन है, यस, यानी इसके रेस्पेक्ट में उसका क्या बनाना है, एफबीडी। तो एफबीडी बनाने के लिए आपको तो पता ही होगा, एक लगेगा क्या, एमजी से इंपोर्टेंट उसके कंपोनेंट है एमजी, और इधर वाला एमजी कोस थीटा, एक इधर भी लगेगा क्या, नॉर्मल, और इधर लगेगा कौन, एमए। एमए इधर क्यों लगा, पता लग गया होगा, अपोजिट डायरेक्शन हो गई, एमए लगेगा। सर इसके भी कंपोनेंट कर ही लेते हैं, क्या कोई बच्चा बता पाएगा मुझे ये एंगल थीटा आएगा कि नहीं आएगा, देख लो जरा, देख लो ध्यान से, क्या ये थीटा बनेगा, ये थीटा तो ये भी थीटा, और यही तो देख रहे हैं अपन। अच्छा तो ये कौन सा आएगा बेटा, एमए, और इधर वाला एमए साइन थीटा। अब देख बेटा, ये इधर वाला तो नॉर्मल वगैरह बैलेंस कर ही देगा इसको, लेकिन इसको बैलेंस कौन करेगा, एमए कोस थीटा ही करेगा। एमजी साइन थीटा कौन बैलेंस करेगा, तो एमजी साइन थीटा इक्वल टू एम ए थीटा। ध्यान से देखो, टेन थीटा इक्वल टू कितना आ गया, ए बाई जी, थीटा इक्वल टू अगेन वही आंसर आ रहा है, ठीक है। अब देखो एक क्वेश्चन में दूसरा दे देता हूँ आपको होमवर्क के लिए, ये समझ आएगा, बहुत सिंपल क्वेश्चन है। मैं क्वेश्चन मेरा ये है बेटा कि आपको एफ कितना लगाना है, एफ कितना लगाना है, और इसका मास कितना है। इस बार मैंने नीचे वाले का भी क्या दे दिया, मास दे दिया, समझ गया। तो आपको बताना है ये एफ कितना रखूं ताकि ये पूरा का पूरा जो ये ब्लॉक है वो इसके रिस्पेक्ट में किस में रहे, रेस्ट में रहे। बस यही करना है, बस आपको निकाल लाओगे, अरे कर लाओगे, ये तो नॉर्मल क्वेश्चन है कि मैं ये एफ दे दिया, दोनों का मास दे दिया। एक क्वेश्चन और देता हूं मैं, ये थीटा है, ये m है, ये 2m है। आपको बताना है m और 2m दोनों का एक्सेलरेशन है, क्या होगा, एक्सेलरेशन किस किस का, m का और 2m का, ठीक है ना। काफी अच्छा क्वेश्चन है अगर तुम सोच पाओ तो। नहीं, रेस्ट में रहेगा नहीं, बस ऐसे ही रख दिया मैंने, इस ब्लॉक को रख दिया और इसको ऊपर ही रख दिया। अब ये इधर नीचे फिसलेगा, ये इधर भागेगा, सीधी सी बात है, ठीक है ना। अरे ठीक है बेटा, चलो अभी जितना कर लिया उतना पर्याप्त है आज के लिए, बाकी अपन नेक्स्ट क्लास में देख लेंगे, ठीक है। चलो, विशिंग यू ऑल द वेरी बेस्ट, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बाय, जय हिंद।